दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम दीप्ति होता है। उसका शुरू से ही एक सपना था कि बड़े होने के बाद उसे कलेक्टर बनना है। इसलिए वो पढ़ाई को बहुत मेहनत से कर रही थी। 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। इसके बाद बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो जाता है। इस तरह से पढ़ते हुए वो फाइनल ईयर में पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसके जो माता पिता थे वो कहते हैं कि बेटी की अब उम्र हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। हालांकि दीप्ति इस चीज़ के लिए काफ़ी ऑब्जेक्शन लेती है और बोलती है कि पिताजी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आगे चलकर मुझे कलेक्टर भी बनना है, और अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन दीप्ति के माता पिता काफ़ी पुराने ख्यालात के होते हैं। वो दीप्ति की बात नहीं सुनते और उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। जल्द ही उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा जाता है, जिस लड़के का नाम रवि होता है। रवि के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। शादी हो जाने के बाद दीप्ति अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालती है। शादी के कुछ दिन के बाद वो अपने पति से कहती है कि मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मैं बड़े होने के बाद कलेक्टर बनूं। मेरी फाइनल ईयर की पढ़ाई है, इसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जो लड़का था रवि, वो बोलता है कि हम कोई भी फैसला जो लेते हैं वो माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं लेते, इसलिए मुझे माता पिता से बात करनी पड़ेगी। और वो माता पिता के अपने पास जाता है और उन्हें बताता है कि दीप्ति आगे पढ़ना चाहती है। ये सुनने के बाद माता पिता साफ मना कर देते हैं कि हमें कोई आगे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर घर के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़े होते, क्योंकि दीप्ति ने पहले ही बता दिया था कि वो आगे कलेक्टर बनना चाहती है। इसके बाद भी उसको पढ़ाई को बंद करा दिया जाता है। दीप्ति घर पे ही अब पढ़ाई करना शुरू कर देती है, जिसको लेकर वो अपने घर के जो काम होते हैं उनको कर नहीं पाती, और धीरे धीरे घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से दीप्ति को परेशान करने लगते हैं, और नौबत यह आ जाती है एक दिन कि दीप्ति अपने पति से यानी रवि से तलाक लेने का फैसला कर लेती है। वो उसका घर छोड़ती है और घर आ जाती है, और कुछ समय के बाद उनकी तलाक भी हो जाती है। दीप्ति फिर से अपना जो सपना था उसे पूरा करने के लिए फिर से यूपीएससी की तैयारी करने लगती है, क्योंकि इस बीच उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। हालांकि उस चीज़ में अब उसके माँ बाप भी उसके साथ थे, और उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो अच्छा लगे अब तुम वो कर सकती हो। इसके बाद क्योंकि दीप्ति बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, हालांकि वो पहला अटेम्प्ट करती है और यूपीएससी को क्लियर नहीं कर पाती, लेकिन उसे विश्वास था कि मैं आज नहीं तो कल ज़रूर कर लूँगी। इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत के साथ फिर से पढ़ाई शुरू करती है, और दूसरी बारी में वो अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है उसे बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर कर लेती है। ये क्लियर करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है, और जल्द ही उसको कानपुर में एक जगह पर पोस्टिंग कर दी जाती है। जब ये बात वहाँ के कलेक्टर ऑफिस में लगती है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे यहाँ पर एक नया कलेक्टर मैडम आ रही हैं, जो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, और उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे वो कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। सभी स्टाफ जो कलेक्टर ऑफिस के होते हैं वो ऑफिस को बहुत अच्छे से फूलों से सजाते हैं, फूलों की थाली लेते हैं, और कलेक्टर मैडम का आने का वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में कलेक्टर मैडम यानी कि दीप्ति अपनी सरकारी गाड़ी से अपने ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचने के बाद ऑफिस के सभी स्टाफ उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। इसके आने के बाद दीप्ति मैडम अपने केबिन में जाती हैं और अपना कार्यभार संभाल लेती हैं। अगले दिन वो अपने ऑफिस के बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं अपने ऑफिस के अंदर सभी स्टाफ, यहाँ तक कि पियोन से लेकर जितने भी स्टाफ हैं, सभी से अपने आप जाकर एक एक करके मिलना चाहती हूँ। हालांकि जो बाबू थे उन्होंने कहा था कि सभी स्टाफ आपसे आके खुद मिल सकते हैं, लेकिन जो दीप्ति मैडम थी वो बोली नहीं, मैं खुद वहाँ जाके एक एक से मिलूँगी। इसके बाद जो बाबू हैं वो सभी से उनका इंट्रोडक्शन कराना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कराते कराते वो क्लर्क के पास पहुंचते हैं, जो कि अपने काम में बिजी होता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैडम ये हमारे ऑफिस के क्लर्क हैं, और जैसे ही उसका इंट्रो देने लगते हैं मैडम रोक देती हैं और कहती हैं कि इन्हें अपना इंट्रो खुद देने दो, क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि जो मैडम थी उनके तलाकशुदा पति रवि होता है। रवि जब मैडम को देखता है, यानी अपनी तलाकशुदा पत्नी को, कि वो एक कलेक्टर बन गई हैं और उनके सामने वो एक साधारण से क्लर्क की पोस्ट पर खड़ा है, उसे बहुत शर्मिंदा होती है। लेकिन वो कहती है कि आप अपने बारे में मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए। इसके बाद वो इंट्रोडक्शन देता है। हालांकि रवि को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इंसल्ट फील होती है कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया गया, लेकिन मैडम कुछ नहीं बोलती, और उसके बाद सभी से एक एक करके मिलने के बाद अपने केबिन वापस चली जाती हैं। उनको अपने पति को लेकर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि
वो कभी भविष्य में अपने पति से इस तरह से मिलेंगी। अगले दिन मैडम ऑफिस में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि जो उनका एक्स हस्बैंड था यानी रवि आज ऑफिस नहीं आया। ये बात सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि वो जब भी ऑफिस आए उनको मेरे केबिन में भेज देना। अगले दिन रवि ऑफिस आता है और उसको केबिन में भेज दिया जाता है। मैडम उससे पूछती है कि रवि आप कल बिना बताए इन्फॉर्मेशन के ऑफिस से क्यों एब्सेंट रहे थे। वो कहता है कि मुझे कुछ काम था। ये बात सुनने के बाद मैडम उन्हें डांटते हुए कहती है कि अगर काम था तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन रवि को ये चीज़ बुरी लगती है और वो भी मैडम से साफ कह देता है कि मैडम मैं आपका नौकर नहीं, मैं सरकारी जॉब करता हूँ और मैं भी सरकार का ही आप ही की तरह नौकर हूँ। और इस तरह से थोड़ी सी नोकझोंक होने के बाद रवि वहाँ से चला जाता है। हालांकि मैडम को इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि उन्होंने अपने इस रवि के साथ में इस तरह का बर्ताव किया, लेकिन वो चुप रहती हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखती हैं। इसके बाद वो फाइलों को चेक करना शुरू करती हैं। फाइलों में चेक करते हुए उनको बहुत ज़्यादा करप्शन दिखाई देता है। इसी तरह से वो कुछ हाल ही की फाइलें देख रही थी तो उसमें से एक फ़ाइल ऐसी होती है जो टेंडर वाली होती है। उस टेंडर वाली फाइल्स में वो पाती है कि जो टेंडर अभी तक खुले भी नहीं हैं वो टेंडर पहले से ही किसी के लिए अलॉट कर दिए गए हैं। ये देख के मैडम को बहुत गुस्सा आता है कि जो टेंडर अभी खुले भी नहीं है वो भी अलॉट कर दिया, इस कदर करप्शन। इसके बाद वो वहाँ के ऑफिस के बाबू को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि इस कदर करप्शन क्यों है और ये कैसे अलॉट कर दिया गया। हालांकि बाबू ही इन सब चीज़ों का जड़ था जो वहाँ पे करप्शन हो रहा था। वो मैडम को इनडायरेक्टली कहता है कि मैडम इस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए, आपकी जो भी सेवा पानी है वो हो जाएगी। इतना सुनने के बाद जो दीप्ति मैडम है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि अगर ये चीज़ मैंने दोबारा देखी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी जॉब से। ये लास्ट वार्निंग दे के मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। इसके बाद बाबू वहाँ से चला जाता है और मैडम जो भी फाइल्स के अंदर टेंडर पास किए हुए थे उन सबको कैंसिल कर देती हैं और कहती है कि ये टेंडर तभी ओपन होंगे जब पब्लिक सामने होगी और उन्हीं के सामने उन्हीं को दिए जाएंगे जो इन चीज़ों को डिज़र्व करता है। इसके बाद जो बाबू होते हैं वो ऑफिस से बाहर आते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनकी जो कमाई का रास्ता था वो अब बंद हो चुका था और वो इन्हीं पैसों से अक्सर अलग से कमाई किया करते थे। वो ऑफिस के अंदर आते हैं और आने के बाद जो दीप्ति मैडम होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक बोलते हैं लेकिन सामने ही उनका पति जो एक्स हस्बैंड था यानी रवि वो बैठा हुआ ये सब सुन रहा था। वो हालांकि चुप रहता है लेकिन जब वो कुछ इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है बाबू, उसके बाद उसके एक्स हस्बैंड रवि इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन करता है और बोलता है कि आपको इस तरह से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बात को लेकर बाबू और उनके एक्स हस्बैंड के बीच में मारपीट हो जाती है। जल्द ही यह खबर मैडम के पास पहुंचती है। मैडम दोनों को बुलाती हैं, पहले बाबू को बुलाती हैं, उनको डांटती हैं और भेज देती है। उसके बाद अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हरकतें लगातार बढ़ रही हैं और तुम लगातार मनमानी कर रहे हो। आज मैं तुमको वार्निंग दे के छोड़ रही हूँ, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दूंगी। हालांकि उसका पति समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि मेरी लड़ाई की वजह ये थी कि ये आपके बारे में बहुत गलत बोल रहा था। बाद में मैडम को ये बात की सच्चाई पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है कि जो इंसान मेरे लिए लड़ रहा था और मैंने ही उसको इतना भला बुरा कह दिया। दोस्तों 2 दिन के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर की उस ऑफिस के अंदर विजिट होती है, इसलिए मैडम सभी को बोल देती है कि अपना अपना जो भी पेंडिंग वर्क है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, किसी भी तरीके की कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। ऑफिस को बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर लो और फाइलों को पूरी तरह से मेंटेन कर लो। सभी स्टाफ इस चीज़ को करने में लग जाता है और उन्होंने साफ कह दिया था कि परसों कैबिनेट मिनिस्टर की विजिट है, उस दिन कोई भी बिन बताए छुट्टी नहीं लेगा। उस दिन सब लोग आ जाते हैं लेकिन एक बार फिर से रवि वहाँ पे नहीं पहुँचता। ये सुनने के बाद मैडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनकी वार्निंग और इंस्ट्रक्शन के बाद भी रवि उस दिन नहीं आया जिस दिन उनको आना बहुत ज़रूरी था। वो अपने असिस्टेंट से बोलती हैं कि पता लगाओ आखिर रवि आज क्यों नहीं आया मेरी वार्निंग के बाद भी। जब उन्हें पता चलता है कि रवि हॉस्पिटल के अंदर है और उसका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था जिसके बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और वो हॉस्पिटल में कोमा की सिचुएशन में है। इतना सुनने के बाद मैडम को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है कि मेरी फ़ौरन गाड़ी निकालो और मुझे उस हॉस्पिटल जाना है जहाँ पर रवि एडमिट है। हालांकि वहाँ का जो स्टाफ था वो सब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैडम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, अगर आप नहीं मिलोगे तो शायद उनको बहुत बुरा लगे और हो सकता है हमारे खिलाफ कोई एक्शन भी ले ले। लेकिन मैडम कहती हैं कि एक काम करो, मैं तुम्हें अपना जगह पे अपॉइंट करती हूँ और तुम ही मिनिस्टर साहब को
अच्छे से ट्रीट करना और जो जो हो उस तरीके से डील कर लेना और कहना कि मुझे ज़रूरी काम था। और इसके बाद मैडम वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पड़ती हैं बिना इस बात की परवाह के कि उनके खिलाफ़ कोई एक्शन हो सकता है या नहीं। वो हॉस्पिटल में पहुँचती है तो जैसे ही हॉस्पिटल के सामने गाड़ी लगती है तो हॉस्पिटल के लोग भी एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं कि आखिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की हमारे यहाँ पर विज़िट क्यों हो गई। सब लोग मैडम से कहते हैं जी मैडम बताइए। मैडम कुछ नहीं कहती और पूछती है कि हमारा स्टाफ जो है वो किस जगह पर एडमिट है। वो बताते हैं फर्स्ट फ्लोर के आईसीयू है, वहाँ पर वो एडमिट है। मैडम सीधा वहाँ पे जाती हैं और आईसीयू के अंदर एंटर कर जाती हैं जहाँ पे डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जो रवि था वो इस समय बेहोशी की हालत में था और उसे कुछ पता नहीं था। मैडम ये हालत उसके देख के बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वहाँ पे खड़े हुए डॉक्टर कहते हैं कि मैडम आप परेशान ना हो जाइए, ये ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी देर की ये बेहोशी है और उसके बाद ये होश में आ जाएगा। मैडम कुछ नहीं बोलती और डॉक्टर से कहती है कि एक काम करना, इनका अच्छे से ख्याल रखना, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी, लेकिन इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कुछ भी होता है वो मुझे सीधा डायरेक्ट इन्फॉर्म करोगे। और दूसरा, इनके डिस्चार्ज होते के साथ ही आप मुझे इमीडिएटली कॉल करके बताओगे। और डॉक्टर भी उसी तरह से काम करते हैं क्योंकि ये स्पेशली मैडम ने रिकमेंड किया था। करीब 1 हफ्ता गुजरता है, मैडम के पास फ़ोन आता है कि मैडम जो पेशेंट था उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया है और वो घर जा चुका है। ये सुनने के बाद मैडम खुश होती हैं और अपने ड्राइवर से कहती हैं कि आज मुझे सीधे उस रवि के घर पे ले चलो। इसके बाद ड्राइवर सीधा उनके घर पे ले जाता है। वो वहाँ पे उतरती हैं और जैसे ही घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि सामने रवि बिस्तर पर लेटा हुआ है और उनके पिताजी उन्हें सहारा दे के बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सब लोग उनको देखते हैं तो घबरा जाते हैं। रवि भी कहता है कि जी मैडम आप यहाँ आए कैसे। उसके बाद में उसके पिताजी भी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप खड़े ना होइए, मैं यहाँ पर कोई आपकी सीनियर बन के या मजिस्ट्रेट बन के नहीं आई, मैं यहाँ पर सिर्फ दीप्ति बनकर आप इनसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे पता चला था कि इनके साथ ऐसा हो गया। इसके बाद वो बात करने लगती हैं, कहती है कि ये कैसे हुआ। वो बताते हैं कि मैंने जो बाबू के साथ में झगड़ा किया था उसी के चलते हुए उन्होंने गुंडों को भेजा था, जिसके बाद में उन लोगों ने मुझे गुंडों से पिटवा दिया था। ये सुनने के बाद मैडम कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं उन्हें पहले ही उनके खिलाफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट बिठा दी है। पहले ही मैंने उनके खिलाफ़ एक इंक्वायरी बिठा दी है क्योंकि मुझे पता था कि इस अटैक के पीछे बाबू का ही हाथ है और हमारे पास काफ़ी सबूत हैं और जल्द ही उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में वो उनसे पूछने लगती है कि तुम्हारा हाल ये कैसे हो गया और आज तुम ये एक छोटी सी नौकरी क्यों कर रहे हो। वो बताते हैं कि हमारा बिज़नेस सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बिज़नेस में लॉस होता है, जिसके बाद मुझे मजबूरन ये जॉब करनी पड़ती है। फिर मैं उस शहर को छोड़ने के बाद यहाँ आके बस जाता हूँ क्योंकि उस शहर में मुझे अक्सर तुम्हारी याद आती थी जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। फिर दीप्ति मैडम कहती हैं कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है और कोई बच्चा वगैरह नहीं दिखाई दे रहा। वो कहता है कि तुमसे अलग होने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूँगा और इसीलिए मैं अब अकेला रहता हूँ, मेरे साथ में मेरे पिताजी रहते हैं। ये सुनने के बाद दीप्ति को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। दीप्ति मैडम कहती हैं कि तुमसे अलग होने के बाद मेरा भी ऐसा ही हाल रहा था और मैं बहुत लंबे टाइम तक दुखी रही थी, लेकिन परिस्थितियाँ और मजबूरियाँ कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे तुमसे अलग होना पड़ा। लेकिन आज भी मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम चाहो तो हम एक बार फिर से साथ रह सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि बाबूजी मुझे इस चीज़ के लिए आशीर्वाद भी दे दे। ये सुनने के बाद जो रवि के पिताजी होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं और रवि भी बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अगर ऐसा सच हो सके तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जल्द ही उन दोनों की शादी कराई दी जाती है और जिसके बाद में फिर वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप दीप्ति मैडम के बारे में, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने पति को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि दोबारा से अपना लिया। और क्या कहना चाहेंगे आप रवि के बारे में जिसने ये सब कुछ किया। जैसे भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।